यस। गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज से लेबर इंस्पेक्टर का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जो 15 नंबर का सेक्शन है। उसमें 5 मेन टॉपिक आपको दिए गए हैं। टोटल अगर आपने उसका सिलेबस देखा होगा तो 5 टॉपिक उसमें दिए गए हैं। सबसे पहला है उसमें श्रम कानूनों का इतिहास। उसके बाद में उसके बाद में क्या है, श्रम कानूनों का इतिहास। उसके बाद में भारत के संविधान में श्रम कानूनों से संबंधित प्रावधान। उसके बाद में महिला और बच्चों से संबंधित प्रावधान। उसके बाद में कुछ प्रमुख लेबर लॉस। और सबसे लास्ट में है छत्तीसगढ़ की सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं। ठीक, लेबर लॉ से संबंधित या लेबर से संबंधित छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं श्रम विधियों का इतिहास, या विश्व में या भारत में श्रम कानूनों का इतिहास क्या रहा है। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल ब्रीफ में देखते चलेंगे क्या क्या चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपका 4th नंबर का जो टॉपिक है, श्रम कानूनों का कुछ विविध या कुछ महत्वपूर्ण श्रम कानून या लेबर लॉस। वहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, पर हमें कोई भी सेक्शन छोड़ना नहीं है, तो सारे कवर करते चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा। सबसे पहला हेडिंग जो आपके सिलेबस का, लेबर इंस्पेक्टर वाले टॉपिक के सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है श्रम विधियों का इतिहास। श्रम विधियों का इतिहास। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा श्रम विधियों का इतिहास। देखिए, भारत के श्रम विधियों के इतिहास के चर्चा करने से पहले सबसे पहले देखना पड़ेगा कि श्रम विधियों का इतिहास विश्व में कैसा रहा है। और विश्व में श्रम, वैसे तो जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ तब से श्रम का प्रचलन रहा होगा, किसी न किसी तरीके से फिजिकल लेबर करते ही रहे होंगे। लेकिन जो आधुनिक श्रम कानून है उसकी शुरुआत मानी जाती है, या कह सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता या सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कंट्री विश्व में कौन सा रहा है, जिसने बहुत सारे देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया एक समय पे, जिसमें भारत भी उसका गुलाम रहा या एक समय तक उसका कॉलोनी रहा। ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो लेबर लॉ से संबंधित प्रावधान है वो भी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी वहां से शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ नोट करिएगा। सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा श्रम कानून क्या है। श्रम कानून क्या है। इस परिभाषा से ही आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कीवर्ड दिए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट करते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट है कानूनों का एक ऐसा समूह। कानूनों का एक ऐसा समूह जो किसी संगठन में, जो किसी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के, कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों, अधिकारों और दायित्वों, अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करता है। कानूनों का एक ऐसा समूह जो किसी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करता है। ठीक, श्रम कानून क्या है? कानूनों का एक ऐसा समूह है जो किसी संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, श्रम कानून,
श्रम कानून श्रमिकों, श्रमिकों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कर्मचारियों, श्रमिकों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कर्मचारियों, कॉमा संगठनों, संगठनों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नियोक्ता जो काम पर रख रहा है, संगठनों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नियोक्ता, और ट्रेड यूनियनों के बीच, और ट्रेड यूनियनों के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। श्रमिकों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कर्मचारियों, उसके बाद में संगठनों, और ट्रेड यूनियनों, और ट्रेड यूनियनों के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए 3 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। श्रम कानून किन 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 समूहों या किन इकाइयों के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में कार्य करता है, उनको जोड़ने का काम करता है। तो श्रमिकों, संगठनों या जो भी एम्प्लॉयर है, और तीसरा ट्रेड यूनियनों। ट्रेड यूनियनों के बारे में आगे डिटेल में चर्चा होगी। फिलहाल आपको ये पता है कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लेबर अगर काम कर रहे हैं तो वो आपस में मिलकर एक यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, और यहीं से एक प्रश्न आपके लिए पॉलिटी से कनेक्ट कर दिएगा कि यूनियन या संघ बनाने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। ये चीज हम नोट करेंगे, पर फिर भी रिकॉल कीजिएगा कौन से आर्टिकल के अंदर आपके यूनियन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। पॉलिटी आपने कंप्लीट कर लिया होगा, पॉलिटी से भी काफी सारे प्रोविजन पढ़ने हैं। हाँ सर, 19C के अंदर। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, श्रम कानून के दायरे में शामिल, श्रम कानून के दायरे में शामिल इकाइयां, श्रम कानून के दायरे में शामिल इकाइयां, श्रम कानून के दायरे में शामिल इकाइयां। सबसे पहला है औद्योगिक संबंध। श्रम कानून के दायरे में क्या क्या चीजें शामिल हैं, इसमें सबसे पहले है औद्योगिक संबंध। औद्योगिक संबंध, नेक्स्ट है, अच्छा औद्योगिक संबंध में कुछ चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा। औद्योगिक संबंध कहने का मतलब है अनुचित श्रम प्रथाओं, अनुचित श्रम प्रथाओं और ट्रेड यूनियनों के कामकाज, अनुचित श्रम प्रथाओं और ट्रेड यूनियनों के कामकाज से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कार्यस्थल की सुरक्षा, कार्यस्थल की सुरक्षा, कार्यस्थल की सुरक्षा। जैसे किसी फैक्ट्री में काम किया जा रहा है तो मजदूरों को प्रॉपर गियर प्रोवाइड किए गए हैं कि नहीं, हेलमेट या सेफ्टी हार्नेस, इन सभी से संबंधित प्रावधान इसके अंदर पढ़ा जाता है, समझा जाता है। कार्यस्थल की सुरक्षा। नेक्स्ट रोजगार मानक, रोजगार मानक डैश करके इसमें नोट कर सकते हैं, जैसे छटनी प्रक्रिया, छटनी प्रक्रिया, कॉमा कार्य अवधि,
किस चीज के अंदर नोट कर रहे हैं? तीसरा पॉइंट नोट किया आपने, रोजगार मानक। और रोजगार मानक में किन किन चीजों के बारे में पढ़ा जाता है, किन किन पॉइंट को शामिल किया गया है? सबसे पहला है छटनी प्रक्रिया। छटनी प्रक्रिया का मतलब है कि किसी व्यक्ति को बिना नोटिस दिए फायर नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर नोटिस, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा ताकि वो एक कोई दूसरा काम अपना व्यवस्था कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले था उसमें छटनी प्रक्रिया, कॉमा कार्य अवधि। कार्य अवधि का मतलब है कि दिन में कितने घंटे काम लिए जाएंगे। इसके संबंध में आगे बहुत डिटेल में चर्चा है। अलग अलग समय पे अलग अलग कानून आए। एक समय था जब कार्य की अवधि निर्धारित नहीं होती थी, मतलब 24/7 उनसे काम लिया जा सकता था, या फिर दिन में कम से कम 18 घंटे काम लिया जाता था। अलग अलग समय पे कानून आए, 16 घंटे किया गया, 12 घंटे किया गया, 7 घंटे, 8 घंटे, इस तरीके से आज के टाइम में मिनिमम 8 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे का काम किसी व्यक्ति से करवाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूनतम मजदूरी। उसी में नोट करते चलिएगा, रोजगार मानक के अंदर, रोजगार मानक के अंदर छटनी प्रक्रिया, कॉमा कार्य अवधि, कॉमा न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, कॉमा छुट्टियों संबंधी प्रावधान, छुट्टियों संबंधी प्रावधान। ठीक, किसी का कुछ छूट गया होगा तो वापस से एक बार देख लीजिएगा। श्रम कानून के दायरे में क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो उसमें 3 चीजें शामिल हैं। औद्योगिक संबंध, दूसरा है कार्यस्थल की सुरक्षा, और तीसरा है रोजगार मानक। रोजगार मानक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हमने नोट किए हैं: छटनी प्रक्रिया, कार्य अवधि, न्यूनतम मजदूरी, छुट्टियों से संबंधित प्रावधान। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, या नेक्स्ट एक प्रश्न है कि श्रम कानून की जरूरत क्यों है, श्रम कानून की आवश्यकता क्यों है? तो इसका सिंपल सा, बहुत सारे इसकी वजह हो सकती हैं, लेकिन इसका एक सिंपल सा पॉइंट जो संविधान में भी वर्णन है और अलग अलग श्रम कानून के अंदर भी जिसको कि डिफाइन किया गया है, वो एक सिंपल सा पॉइंट है: श्रमिकों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा। श्रमिकों के हितों और अधिकारों की रक्षा। श्रम कानून की आवश्यकता क्यों है? इसका एक सिंपल सा रीजन है: श्रमिकों के हितों एवं अधिकारों की रक्षा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, श्रम कानूनों का इतिहास। यहां से विश्व में इसका इतिहास देखना शुरू करेंगे। श्रम कानूनों का इतिहास। श्रम कानूनों का इतिहास। श्रम कानूनों के इतिहास के बारे में, वैसे अगर हम आधुनिक श्रम कानून के बारे में चर्चा करें तो इसका इतिहास जो है वो ब्रिटेन से शुरू होता है। ठीक है, ब्रिटेन से शुरू होता है, और इसमें सबसे पहले नोट कर लीजिएगा पॉइंट फॉर्म में कुछ बेसिक पॉइंट है। प्राचीन सभ्यताओं में दास प्रथा का व्यापक प्रयोग, प्राचीन सभ्यताओं में दास प्रथा का व्यापक प्रयोग। इतिहास में एक चर्चा है कि, अच्छा ये बताइएगा कि इतिहास में ऐसा कौन सा समय रहा है जहां से वर्ण व्यवस्था शुरू हो गया था और वर्ण व्यवस्था के आधार पर श्रम का विभाजन शुरू हो गया था। एक ऐसा फेज है जहां से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है इतिहास में। उससे पहले, हाँ मैम, उत्तर वैदिक काल के समय। ठीक है, वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल के समय आपका जो वर्ण व्यवस्था है वो डिफाइन हो गया था, और वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से 4 वर्ण थे? ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब शूद्रों के लिए सबसे खराब दशाएं थी काम करने के लिए। ठीक, और उसके बाद में ये जो वर्ण व्यवस्था है वो लंबे समय तक चला। आगे चल के आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पढ़ा कि किस तरीके से इनको अबॉलिश किया गया, समाप्त किया गया। ब्रिटेन में कुछ इस तरीके की चीजें भी चल रही थी। ब्रिटेन में क्या सिस्टम था कि औद्योगिक क्रांति से पहले वहां पे भी ज्यादातर बिजनेस किस तरीके का था?
इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार था वहां पे, उससे पैसा कमाया जाता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, मतलब वहां पे जब फैक्ट्री स्टेब्लिश होना शुरू हुए, एक समस्या क्या आई वहां पे, या तो जो ब्रिटिशर्स हैं, जो व्हाइट स्किन वाले हैं, वो हाई क्लास के माने जाते थे, तो उनको अब लेबर की आवश्यकता महसूस हुई, तो भारत या अफ्रीकी देशों से वो लेबर लेके जाने लगे सस्ते लेबर के रूप में, और उनसे वहां पे अवैध तरीके से काम करवाया जाता था, अनलिमिटेड तरीके से काम करवाया जाता था। अब यहाँ से कुछ ऐसे व्यक्ति थे, कुछ ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, और धीरे धीरे वहां से श्रम कानूनों का विकास शुरू हुआ। ठीक, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपने नोट किया होगा, प्राचीन सभ्यताओं में दास प्रथा का व्यापक प्रयोग था, जैसे कि हम उत्तर वैदिक काल से इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनियमित श्रम से जुड़ी समस्याओं का वर्णन। अनियमित श्रम से जुड़ी समस्याओं का वर्णन प्लिनी की किताब गुलामों का रोग, प्लिनी की किताब गुलामों का रोग में शामिल है। अनियमित श्रम से जुड़ी समस्याओं का वर्णन प्लिनी, जिनको डाउट हो रहा होगा स्पेलिंग में, यहां से देख लीजिएगा, प्लिनी की किताब गुलामों का रोग, प्लिनी की किताब गुलामों का रोग में शामिल है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, पहला बॉक्स इसमें लिखिएगा श्रम कानून, श्रम कानून, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके, फिर सबसे पहला है ब्रिटेन में श्रम कानून, ब्रिटेन में श्रम कानून, दूसरे पक्ष में दूसरे तरफ आप नोट कीजिएगा भारत में श्रम कानून। एक है ब्रिटेन में श्रम कानून, दूसरी तरफ भारत में श्रम कानून। ठीक, उसके बाद में भारत में श्रम कानून के अंदर फिर से दो बॉक्स हमको बनाने हैं। सबसे पहला है ब्रिटिश राज में श्रम कानून, ब्रिटिश राज में श्रम कानून, और दूसरी तरफ या दूसरे पक्ष में है आजादी के बाद श्रम कानून, आजादी के बाद श्रम कानून। ठीक, ये स्ट्रक्चर आपको पढ़ने में हेल्प करेगा कि कौन से टॉपिक को आप किस कैटेगरी में रख रहे हो। श्रम कानून को हमें दो पार्ट में पढ़ना है। सबसे पहला है कि ब्रिटेन में कौन कौन से श्रम कानून थे, उसके बाद भारत में भी दो समय पे या दो अलग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है कि जब भारत ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स का गुलाम था, और दूसरा जब भारत आजाद हो चुका था उसके बाद में कौन कौन से श्रम कानून बनाए गए। ठीक, सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा ब्रिटेन या यूके में श्रम कानूनों का इतिहास, ब्रिटेन में श्रम कानूनों का इतिहास। आप अपने तरीके से इसको नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर याद रखिएगा कौन सा किसके अंदर है। सबसे पहला है ब्रिटेन में श्रम कानून का इतिहास। ब्रिटेन में श्रम कानूनों का इतिहास। सबसे पहला पॉइंट है ब्रिटेन आधुनिक औद्योगिकीकरण, ब्रिटेन आधुनिक औद्योगिकीकरण करने वाला पहला देश था।
ब्रिटेन आधुनिक औद्योगिकीकरण करने वाला पहला देश था। फलस्वरूप यहां पूंजीवादी शोषण प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप यहां पूंजीवादी शोषण प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट था ब्रिटेन औद्योगिकीकरण करने वाला, आधुनिक औद्योगिकीकरण करने वाला पहला देश था। फलस्वरूप पूंजीवादी शोषण का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 18वीं 19वीं सदी के दौरान 18वीं 19वीं सदी के दौरान आधुनिक श्रम कानूनों की नींव रखी गई। 18वीं 19वीं सदी के दौरान आधुनिक श्रम कानूनों की नींव रखी गई। आधुनिक श्रम कानूनों की नींव रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन के कुछ प्रमुख समाज सुधारक, कुछ प्रमुख समाज सुधारक सबसे पहला है एंथनी एशले कूपर। एंथनी एशले कूपर। नेक्स्ट है शाफ्ट्सबरी अर्ल। नेक्स्ट है शाफ्ट्सबरी अर्ल। इसको आप हिंदी या इंग्लिश जैसे चाहे नोट कर लीजिएगा। ये दो नाम फेमस हैं, इनमें से शाफ्ट्सबरी अर्ल की चर्चा आगे भी होगी। ठीक, इनके नाम से संबंधित सीधे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ब्रिटेन में ऐसे कौन से व्यक्ति थे, कौन से समाज सुधारक थे जिनके प्रयासों से श्रम कानूनों की शुरुआत हुई? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो एंथनी शाफ्ट्सबरी अर्ल का नाम प्रमुख है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, बाल श्रम के खिलाफ अभियान। ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो जाहिर है वहां पे सबसे पहले पुरुषों को काम पे लगाया गया होगा। पुरुषों को काम पे लगाने के बाद जब उससे उनकी लेबर नीड्स पूरी नहीं हो पाई तो फिर महिलाओं और बच्चों को भी वहां पे काम पे लगाया जाने लगा। ठीक, अब जब बच्चों को काम पे लगाया जाने लगा तो बहुत सारी अनियमितताएं शुरू हुई। बच्चों को जब इतने इंटेंस लेबर में लगाया गया तो उनके हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट आने लगा। उसी से संबंधित आगे कुछ प्रावधान है, नोट कीजिएगा। बाल श्रम के खिलाफ अभियान, ये एक आपके लिए मेजर टॉपिक है, समझ लीजिए। उसके अंदर 5-6 पॉइंट आपको नोट करने हैं। ठीक है, बाल श्रम के खिलाफ अभियान, इसमें सबसे पहला पॉइंट है 1784 में 1784 में मैनचेस्टर 1784 में मैनचेस्टर के पास सूती मिलों में मैनचेस्टर के पास सूती मिलों में कार्य के दौरान बच्चों में बुखार का प्रकोप फैलने लगा। मैनचेस्टर के पास सूती मिलों में कार्य के दौरान बच्चों में बुखार का प्रकोप फैलने लगा।
सामान्य बुखार नहीं था, ये अलग इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से या वहाँ पे जो काम की वजह से उनको फिजिकल लेबर फिजिकल लेबर की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी उसकी वजह से ये बुखार जो है वो कह सकते हो कि एक वायरस के तौर पे फैलने लगा था। ये नॉर्मल फीवर से कहीं ज्यादा था, एक लंबे समय तक उनको बुखार से ग्रसित रहना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट, खतरनाक परिस्थितियों में, इसी में है 1784 से संबंधित, नोट कर रहे हैं आप। खतरनाक परिस्थितियों में बच्चों को लगाने के लिए, खतरनाक परिस्थितियों में बच्चों को कार्य करवाने के लिए उद्योगों को विरोध का सामना करना पड़ा। उद्योगों को विरोध का सामना करना पड़ा। खतरनाक परिस्थितियों में बच्चों को कार्य करवाने के लिए उद्योगों को विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक, जो भी हाई क्लास के लोग थे वो भी बच्चों की इस सफरिंग को लेकर के काफी परेशान थे और वो चाहते थे कि बच्चों को कम से कम अगर काम लिया भी जा रहा है तो उनसे कुछ वर्किंग आवर फिक्स हो और उनकी हेल्थ को प्रॉपर ध्यान में रखकर उनसे काम लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1784 पहला पॉइंट था, उसके अंदर हमने 2 पॉइंट नोट किए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, 1784 के बाद नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर थॉमस पार्सिवल। डॉक्टर थॉमस पार्सिवल, डॉक्टर थॉमस पार्सिवल, डॉक्टर थॉमस पार्सिवल की अध्यक्षता में, डॉक्टर थॉमस पार्सिवल की अध्यक्षता में एक जांच दल का गठन किया गया। डॉक्टर थॉमस पार्सिवल की अध्यक्षता में एक जांच दल का गठन किया गया। किस बारे में जांच दल था? यही जो बच्चों में बुखार फैल रहा था उसी को लेकर के डॉक्टर थॉमस पार्सिवल के रूप में उनकी अध्यक्षता में एक जांच दल का गठन किया गया। ठीक है, वो ये चेक करना चाहते थे कि बच्चों में क्या ये जो फीवर है वो किसी वायरस की वजह से है या फिर इंडस्ट्री की वजह से, वाकई में इंडस्ट्री की वजह से उनको ये फीवर का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी थॉमस पार्सिवल की अध्यक्षता में जिस जांच दल का गठन हुआ था, ये कहां पे गठित हुआ था? एक जगह का नाम है लंकाशायर। इसका स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, लंकाशायर ब्रिटेन की ही एक जगह है, ब्रिटेन का एक स्थान है। लंकाशायर में यह जांच दल गठित हुआ। लंकाशायर में यह जांच दल गठित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, पार्सिवल ने, इसी डॉक्टर साहब ने, पार्सिवल ने बच्चों के कार्य अवधि को सीमित करने की सिफारिश की। पार्सिवल ने, पार्सिवल ने बच्चों की कार्य अवधि को, पार्सिवल ने बच्चों के कार्य अवधि को सीमित करने की सिफारिश की। पार्सिवल ने बच्चों के कार्य अवधि को सीमित करने की सिफारिश की। जो उनसे 16 या 18 घंटे काम करवाया जा रहा था, ये डिमांड किया गया पार्सिवल के द्वारा सरकार से कि एक ऐसा कानून बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि जो भी औद्योगिक संस्थान है, उद्योग है, वो लिमिटेड टाइम के लिए बच्चों से काम करवाएं। ठीक है, तो कह सकते हो कि ये पहला ऐसा मौका था, पहला ऐसा प्रयास था जिससे लेबर लॉस की एक शुरुआत हो रही है। हालांकि बच्चों के लिए था, पर एक लेबर लॉस की नींव यहां से पड़नी शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट हमने नोट किया 1784 के बारे में, दूसरा दूसरा था डॉक्टर साहब के बारे में, तीसरा पॉइंट है 1802। 1802 में कुछ इवेंट्स हुए उसके बारे में है। 1802 इसमें कुछ
पॉइंट्स हैं, इसको नोट करते चलिएगा। (1802) में कुछ पॉइंट्स हैं, इसको नोट करते चलिएगा। सबसे पहले है श्रम कानून का पहला हिस्सा पारित। पार्सिवल के रिकमेंडेशन के बेस पर जो सरकार ने कुछ विचार किया और इसमें श्रम कानूनों का पहला हिस्सा पारित हुआ। श्रम कानूनों का पहला हिस्सा पारित। नेक्स्ट पॉइंट है 1802 में ही प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य और नैतिकता अधिनियम। प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य और नैतिकता अधिनियम। इस समय जो कानून पास हुआ उसका नाम था प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य और नैतिकता अधिनियम। प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य और नैतिकता अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट 1802 में ही कार्य की अवधि 12 घंटे प्रतिदिन तक सीमित। कार्य की अवधि 12 घंटे प्रतिदिन तक सीमित। नेक्स्ट पॉइंट है रात में कार्य को समाप्त। रात के कार्य को समाप्त। ध्यान रखिएगा ये सभी जो लॉज बन रहे हैं वो बच्चों के लिए हैं। अभी भी एडल्ट पर्सन के लिए या फिर जो पुरुष कर्मचारी हैं उनके लिए समय के घंटे भी फिक्स नहीं थे। 1802 में जो पॉइंट हमने नोट किए वो सभी बच्चों के बारे में थे। ठीक है, श्रम कानून का पहला हिस्सा पारित हुआ इस समय, जिसमें कि प्रशिक्षुओं के स्वास्थ्य और नैतिकता संबंधी अधिनियम नैतिकता अधिनियम था। इसमें कार्य की अवधि प्रतिदिन 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। और नेक्स्ट पॉइंट था, लास्ट पॉइंट है, रात के कार्य को समाप्त कर दिया गया। बच्चों से रात में कार्य नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1802 लगभग ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे। उसके बाद एक प्रमुख नियम आया आपका 1819 में। 1819 इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट करते चलिएगा। 1819 पहला कारखाना अधिनियम। 1819 पहला कारखाना अधिनियम। ये सभी कहां चल रहे हैं? अभी ब्रिटेन में चल रहा है। ठीक, ये भारत का पहला कारखाना अधिनियम नहीं है, ब्रिटेन में ही है। 1819 पहला कारखाना अधिनियम। ये अधिनियम, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, ये अधिनियम उद्योगपति एक नाम है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह अधिनियम उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन, इसको ठीक कीजिएगा, रॉबर्ट ओवेन के प्रयासों से यह अधिनियम उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन के प्रयासों से आया। यह अधिनियम उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन के प्रयासों से आया। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 9 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रम पर रोक। इसमें 9 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रम पर रोक। ठीक, इसका मतलब क्या है कि 9 वर्ष से कम का कोई बच्चा है उसको वहां पे बाल मजदूर माना जाता था, या कह सकते हो कि उसको चाइल्ड लेबर के अंदर उसको प्रोहिबिट किया गया था उनके कार्य को। आज के समय में क्या उम्र है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूर माना जाता और उनको काम पे नहीं रखा जाता। ठीक है, नेक्स्ट 1819 में ये 2-3 बातें प्रमुख थी। नेक्स्ट 1833, ये सारा जो डेवलपमेंट का इवेंट चल रहा है अभी ब्रिटेन में ही चल रहा है। 1833 .
1833। सबसे पहला पॉइंट है 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को सीमित किया गया। अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार को सीमित किया गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है पूरी रात कार्य पर रोक। पूरी रात कार्य पर रोक। और नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षकों या इंस्पेक्टर्स, निरीक्षकों या इंस्पेक्टर्स को कानून लागू करने की शक्तियां। उद्योगों में जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से इंस्पेक्टर्स, या कह सकते हो कि लेबर इंस्पेक्टर्स, लेबर कहां कहां पे किस तरीके से हो रहा है उनको निरीक्षण करने वाले निरीक्षकों को कानून लागू करने की शक्तियां दी गई। निरीक्षकों को कानून लागू करने की शक्तियां दी गई। ठीक, ये सभी जो पॉइंट्स थे वो 1833 के इस समय इसको लाया गया प्रावधान के रूप में। नेक्स्ट 1847। 1847 इसमें सबसे पहले नोट कर लीजिएगा 1847 में ब्रिटिश कारखानों में महिलाओं और बच्चों की कार्य अवधि बच्चों और महिलाओं की कार्य अवधि 10 घंटे प्रतिदिन 10 घंटे प्रतिदिन तक सीमित कर दी गई। महिलाओं और बच्चों की कार्य अवधि प्रतिदिन 10 घंटे तक सीमित कर दी गई। 10 घंटे प्रतिदिन तक सीमित कर दी गई। ठीक, अठारह का जो कानून था उसमें महिलाओं और बच्चों दोनों को शामिल किया गया। इससे पहले सिर्फ बच्चों को शामिल किया जा रहा था, और इसी सीरीज में धीरे धीरे करके पुरुषों के लिए भी कुछ कानून आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये लगभग आपके ब्रिटेन के संबंधित कानून थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद सिर्फ नोट करके कुछ मिसलेनियस पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करके सीधा वन लाइनर फैक्ट के रूप में कुछ पॉइंट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले है 1841 में 1841 में रॉयल कमीशन के द्वारा 1841 में रॉयल कमीशन के द्वारा दुर्घटना होने पर श्रमिकों को मुआवजे का प्रावधान किया गया।
रॉयल कमीशन के द्वारा दुर्घटना होने पर श्रमिकों को मुआवजे का प्रावधान किया गया। दुर्घटना होने पर श्रमिकों को मुआवजे का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट, 1842 में 1842 में एक कानून के तहत 1842 में एक कानून के तहत महिलाओं और लड़कियों को भूमिगत कार्यों से बाहर रखा गया। भूमिगत कार्यों से बाहर रखा गया मतलब उनको माइनिंग एक्टिविटीज से बाहर कर दिया गया। महिलाओं एवं लड़कियों को भूमिगत कार्यों से बाहर रखा गया। 1842 में ही जो कानून आपने नोट किया उसी में नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसी कानून के तहत 10 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को 10 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के रोजगार को प्रतिबंधित किया गया। इसी कानून के तहत 10 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के रोजगार को प्रतिबंधित किया गया। इससे पहले कितना किया गया था? 9 वर्ष। ठीक है, अब इनकी लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 10 वर्ष। ठीक, ये था ब्रिटेन के कानून के बारे में। ठीक, हमने सबसे पहले क्या देखा? श्रम कानून का इतिहास। पहला सेक्शन आपने नोट किया था ब्रिटेन में, उसके बाद भारत में भी 2 सेक्शन हमने नोट किए थे। पहला था जब भारत जो है वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, और दूसरा सेक्शन भारत में आजादी के बाद में। ठीक, तो सेकंड वाले सेक्शन में सबसे पहला पॉइंट जो था आपने नोट किया था ब्रिटिश राज में, या जब भारत जो है एक कॉलोनी था उस टाइम। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में ब्रिटिश राज में श्रम कानून। भारत में ब्रिटिश राज में श्रम कानून। भारत में ब्रिटिश राज में श्रम कानून। सबसे पहला कौन सा था? ब्रिटेन में श्रम कानूनों का इतिहास। उसके बाद में भारत में ब्रिटिश राज में श्रम कानून। इसमें नोट करते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट है 19वीं सदी में ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप 19वीं सदी में ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप भारत में भी कारखानों और बागानों में कर्मचारियों की स्थिति दयनीय होने लगी। भारत में भी कारखानों और बागानों में कर्मचारियों की स्थिति दयनीय होने लगी। उन्नीसवीं सदी में ब्रिटेन में औद्योगिकरण के फलस्वरूप भारत में भी कारखानों और बागानों में कर्मचारियों की स्थिति दयनीय होने लगी। अब इसका बैकग्राउंड मुझे बताइएगा कि ये सिचुएशन क्यों आ रही थी। 19वीं सदी में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 19वीं सदी या 18वीं 19वीं सदी के आसपास ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हुआ। उसके लिए कच्चा माल कहां से जा रहा था? भारत से। ठीक है, और भारत में जब कच्चा माल जा रहा था तो
इसकी डिमांड इतनी थी इस कच्चे माल की कि कच्चा माल प्रोडक्शन ज्यादा हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को और ज्यादा से ज्यादा समय तक काम करवाया जाता था। उस वजह से क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो उसका निगेटिव इंपैक्ट भारत में भी देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। ब्रिटेन के लंकाशायर में, ये वर्ड आप पहले नोट कर चुके हैं, लंकाशायर। ब्रिटेन के लंकाशायर में कपड़ा कारखानों के मालिकों द्वारा, ब्रिटेन के लंकाशायर में कपड़ा कारखानों के मालिकों द्वारा भारत में श्रम कानूनों की मांग उठी। ब्रिटेन के लंकाशायर में कपड़ा कारखानों के मालिकों द्वारा भारत में श्रम कानूनों की मांग उठी। ब्रिटेन के लंकाशायर में कपड़ा कारखानों के मालिकों द्वारा भारत में श्रम कानूनों की मांग उठी। अब मुझे इसके रीजंस बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था कि कर्मचारी भारत में परेशान है और समस्या ब्रिटेन के जो कारखानों के मालिक हैं उनको हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? हाँ मैम। अच्छा, मैंने ये कहा कि जो भारत में लेबर थे उनके बारे में या उनके लिए लेबर लॉस बनाने का प्रपोजल किसने रखा? ब्रिटेन में जो कारखानों के मालिक थे उन्होंने कहा कि भारत में भी जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, लेबर्स हैं, उनके लिए भी लेबर लॉस बनाए जाएं। जैसे ब्रिटेन में बनाने शुरू हो गए थे वैसे ही लेबर लॉस इंडिया में जो काम कर रहे हैं लेबर्स उनके लिए बनाए जाएं। तो उन्हें भारत में काम करने वाले लोगों की चिंता क्यों होने लगी थी? प्रोडक्शन ज्यादा था, इससे तो उनको फायदा था कि अगर भारत में प्रोडक्शन ज्यादा है तो उनको कच्चे माल की सप्लाई ज्यादा होगी, वहां पे फैक्ट्रीज ज्यादा बेहतर तरीके से रन कर पाएंगी, पूरी एफिशिएंसी से रन कर पाएंगी, उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वो सप्लाई ज्यादा करेंगे, दूसरे देशों को ज्यादा पैसा कमाएंगे ब्रिटेन वाले। नहीं, यहाँ पे सिर्फ कानून किसके बारे में बनाने के लिए कहा गया? जो आपके चीप लेबर थे उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या कहा? लेबर लॉस बनाने की बात की। ठीक है, जिनसे बहुत ज्यादा समय तक काम लिया जा रहा था, ऐसे लेबर्स के लिए, ऐसे जितने भी कर्मचारी थे उनके लिए श्रम कानून बनाने की मांग उठी थी। इसका एकमात्र रीजन ये था, जाहिर है कि वो अपना प्रॉफिट, यहाँ पे भी इस कानून को प्रपोज करने के बाद भी वो अपना प्रॉफिट देख रहे थे। उसमें उनका प्रॉफिट क्या था कि अगर भारत में चीप लेबर जो है, चीप लेबर अगर मिल रहा है तो इसका नुकसान वहां पे जो कपड़ा उद्योग के कर्मचारी हैं उनको क्या हो रहा था, या कपड़ा उद्योग के मालिक हैं उनको क्या समस्या हो रही थी कि अगर भारत में जो कर्मचारी हैं जो चीप लेबर में अवेलेबल हैं उनसे प्रोडक्शन को, अच्छा ये चीज भी ध्यान रखिएगा कि उस समय तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, वो भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुकी थी, ये चीज आपको पता है। वो भी ब्रिटेन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुकी थी और उनके लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई यहाँ इंडिया में जो चीप लेबर थे उनसे हो जा रही थी। तो वो जो प्रोडक्शन कर रहे थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही थी, उनका जो माल है वो उनसे सस्ता था। किनसे? जो ब्रिटेन में उद्योग लगे हुए थे उनसे सस्ता प्रोडक्शन करके कौन दे पा रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस सस्ते लेबर की सप्लाई ना मिल पाए या रुक जाए या कंट्रोल्ड हो, इस वजह से उन्होंने क्या किया? डिमांड किया। किसने डिमांड किया? जो ब्रिटेन में पहले से लगे हुए जो उद्योग थे उनके मालिकों ने डिमांड किया कि भारत के कर्मचारियों के लिए भी लेबर लॉस बनाए जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा। भारत में 1875 में, भारत में 1875 में 1875 में सबसे पहले एक आयोग की नियुक्ति की गई। भारत में 1875 में सबसे पहले एक आयोग की नियुक्ति की गई जिनकी सिफारिश पर
कारखाना अधिनियम जिनकी सिफारिश पर कारखाना अधिनियम बनाए गए, जिनकी सिफारिश पर कारखाना अधिनियम बनाए गए। ठीक, भारत में ये जो आयोग था, इसके बाद में अब यहाँ पे कुछ कानून बनने की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहला कानून जो भारत में बना था वो था 1881 में। तो इसमें 2-3 प्रमुख कानूनों के बारे में पढ़ना है। तो भारत में जो ब्रिटिश राज में श्रम कानून हम पढ़ रहे थे, इसी के अंदर सबसे पहला जो लॉ है, जो सबसे पहला कानून है, 1881 में आया था। इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम, 1881 प्रथम कारखाना अधिनियम, 1881 प्रथम कारखाना अधिनियम। ये जो सारा डेवलपमेंट हो रहा है, ये अब भारत के लिए हो रहा है। 1881 प्रथम कारखाना अधिनियम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट मुख्य प्रमुख बिंदु हैं, उसको नोट करते चलिएगा। सबसे पहला, 7 से कम आयु के बच्चों को 7 से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित किया गया। 7 से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित किया गया। भारत में जो फैक्ट्रीज थे, जो बागान थे, वहां पे काम नहीं लिया जाएगा 7 साल से कम के आयु के बच्चों से। ठीक, 7 से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों के लिए कार्य अवधि 9 घंटे प्रतिदिन तक सीमित। बच्चों के लिए कार्य अवधि 9 घंटे प्रतिदिन तक सीमित। बच्चों से मैक्सिमम 9 घंटे प्रतिदिन काम करवाया जा सकेगा, उससे ज्यादा नहीं। बच्चों हेतु कार्य अवधि 9 घंटे प्रतिदिन तक सीमित। नेक्स्ट पॉइंट, ये सारे पॉइंट आप 1881 वाले के अंदर ही लिख रहे हो ना? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, बाल श्रमिकों को प्रतिमाह 4 अवकाश दिए जाएं। बाल श्रमिकों को प्रतिमाह 4 अवकाश दिए जाएं। जैसे आजकल संडे का प्रोविजन है, वैसे ही उस समय एक प्रपोजल रखा गया कि बच्चों को महीने में 4 दिन छुट्टी दी जाए। ठीक, बाल श्रमिकों को प्रतिमाह 4 अवकाश दिए जाएं। ठीक है, ये अभी बच्चों के लिए ही चल रहा है, बड़ों के लिए अभी भी कोई प्रोविजन नहीं था वीक में हॉलीडेज का। नेक्स्ट पॉइंट है, रात के रोजगार में या रात्रि के रोजगार में महिलाओं का निषेध। रात के रोजगार में या रात्रि के रोजगार में महिलाओं का निषेध। फीमेल वर्कर्स को रात में काम नहीं करवाया जाएगा, ये एक प्रोविजन था। नेक्स्ट, ओवर टाइम मजदूरी का भी प्रावधान। ओवर टाइम मजदूरी का भी प्रावधान। ओवर टाइम मजदूरी का भी प्रावधान किया गया। ठीक, 1881 में ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, भारत में ब्रिटिश राज में जो श्रम कानून है, उसमें सबसे पहला हिस्सा हमने देखा 1881 के रूप में। नेक्स्ट सेकंड है 1884। 1884 1884 भारत में श्री नारायण एम लोखंडे, भारत में इनका नाम यहां पे लिखा जा रहा है, उसको आपको दिक्कत हो तो नोट कर लीजिएगा यहां से। श्री नारायण एम लोखंडे। श्री
नारायण एम लोखंडे। भारत में 1884 में भारत में श्री नारायण एम लोखंडे ने श्रम आंदोलनों की शुरुआत की। श्रम आंदोलनों की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने मिल हैंड्स एसोसिएशन, नारायण एम लोखंडे ने मिल हैंड्स एसोसिएशन का गठन किया की स्थापना की। नारायण एम लोखंडे ने मिल हैंड्स एसोसिएशन का गठन किया की स्थापना की, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक, 1884 में भारत में नारायण एम लोखंडे ने श्रम आंदोलन की शुरुआत की और इसके लिए उन्होंने मिल हैंड्स एसोसिएशन नाम की एक संस्था का गठन किया। ठीक, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें यहाँ पे कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखी गई हैं। मिल हैंड्स एसोसिएशन का गठन कब हुआ? 1884 में। किसके द्वारा? नारायण एम लोखंडे के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 1884 में ही लोखंडे को, नारायण एम लोखंडे के बारे में ही बात हो रही है, लोखंडे को भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है। लोखंडे को भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है। भारत में लोखंडे को ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में 1884 में ही सरकार द्वारा कारखाना मजदूर आयोग का गठन किया गया। सरकार द्वारा इस समय कारखाना मजदूर आयोग का गठन किया गया, जिसमें लोखंडे भी एक सदस्य थे। सरकार द्वारा कारखाना मजदूर आयोग का गठन किया गया, जिसमें लोखंडे भी एक सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट, इनके प्रयासों से ही इस आयोग और लोखंडे के बारे में बात हो रही है। इनके प्रयासों से ही 1891 में 1891 इनके प्रयासों से ही 1891 में नया कारखाना अधिनियम लागू किया गया। इनके प्रयासों से ही 1891 में नया कारखाना अधिनियम लागू किया गया। ठीक, यहां तक अगर आप नोट कर चुके होंगे तो वापस से क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप क्या क्या पॉइंट नोट कर रहे हो। भारत में ब्रिटिश राज में श्रम कानून, उसके अंदर पहला कानून हमने देखा 1881 के समय में, दूसरी जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई 1884 के टाइम पे, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट कानून है वो 1891 के टाइम पे आया। उसके कुछ प्रोविजंस आपको नोट करने हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। इसके कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे आपने 1881 में नोट किया था वैसे ही इसको पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा। बाल श्रमिकों हेतु
बाल श्रमिकों हेतु न्यूनतम आयु, बाल श्रमिकों हेतु न्यूनतम आयु 9 वर्ष, 9 वर्ष तक सीमित, 9 वर्ष तक सीमित। पहले कितना था? पहले देखिए किसमें 1881 में कितना था? 7 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम एज 9 वर्ष कर दिया गया। बच्चों को अगर काम में रखना है तो उनकी मिनिमम आयु 9 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, बाल श्रमिकों के लिए कार्य अवधि, बाल श्रमिकों के लिए कार्य अवधि 7 घंटे प्रतिदिन तक सीमित। दिन में उनसे अधिकतम 7 घंटे काम करवाया जा सकेगा। बाल श्रमिकों हेतु कार्य अवधि 7 घंटे प्रतिदिन तक सीमित। पहले कितना था? 9 घंटे। नेक्स्ट पॉइंट है, महिलाओं हेतु, महिलाओं हेतु कार्य अवधि 11 घंटे प्रतिदिन तक सीमित। महिलाओं हेतु कार्य अवधि 11 घंटे प्रतिदिन तक सीमित। इसके पहले क्या था? देखो क्या था, कुछ लिखे भी थे क्या नहीं लिखे थे? 1881 में कुछ नहीं था, मतलब उनके लिए टाइम कोई फिक्स नहीं था। उनसे 16, 18, 20 घंटे जितना चाहे काम लिया जाता था उस समय। ठीक, यहां पे 11 घंटे प्रतिदिन तक सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, पुरुषों के लिए कार्य अवधि, पुरुषों के लिए कार्य अवधि अभी भी निश्चित नहीं थी। पुरुषों के लिए कार्य अवधि अभी भी निश्चित नहीं थी। पुरुषों के लिए कार्य अवधि अभी भी निश्चित नहीं थी। ठीक, क्या क्या चीजें हमने देखा? बच्चों के लिए एज 9 वर्ष कर दिया गया। उसके अलावा कार्य की अवधि 7 घंटे, महिलाओं के लिए कितना था? 11 घंटे, और पुरुषों के लिए फिक्स नहीं था, अभी भी अनलिमिटेड काम करवाया जाएगा उनसे, 16, 18, 20 घंटे तक काम लिया जा सकता था। ठीक, ये था कुछ प्रमुख प्रावधान आपके 1891 में जो अधिनियम आया था। ठीक, तो भारत में जो ब्रिटिश राज में श्रम कानून थे उनके बारे में ये कुछ प्रमुख चीजें थी। 1891 के बाद में नोट करके कुछ पॉइंट है, उनको नोट बस लिख लीजिएगा, नोट करके एक हेडिंग डाल दीजिएगा, और एक छोटा सा पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। अठारह सौ इक्यानवे वाले बिंदु के से ही संबंधित कुछ प्रमुख प्रावधान है यहाँ पे, नोट में लिखिएगा। 1891 के नियम, 1891 के नियम अंग्रेजों के स्वामित्व वाले, 1891 के नियम 1891 के जो भी रूल्स थे, जो भी लॉस थे, इनके बारे में बताया जा रहा है। 1891 के नियम अंग्रेजों के स्वामित्व वाले चाय एवं कॉफी, चाय एवं कॉफी ब्रैकेट में कहवा, चाय एवं कॉफी या कहवा, चाय एवं कॉफी बागानों में लागू नहीं थे। इसका मतलब क्या था कि जो 1891 के जितने भी लॉज हमने पढ़े, जो भी 3-4 प्रमुख बिंदु हमने पढ़े, वो सभी कहां कहां पे लागू नहीं थे, या इसके अपवाद एक्सेप्शन क्या क्या हैं? तो चाय बागान और कॉफी बागान जो जहां पे ये नियम लागू नहीं किए गए। ठीक, ये कुछ प्रमुख बातें थी आपके ब्रिटिश राज में भारत में जो श्रम कानून बने उसके बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं। अच्छा, सॉरी, इसमें एक और पॉइंट है, इसको सबसे पहला था आपका 1881, फिर 1884, फिर 1891। एक और प्रमुख बिंदु रह गया इसमें, एक और प्रमुख प्रावधान था जो कि ब्रिटिश राज में ही आया था। ये था आपका 1929 में, 1929 में
ये कानून कौन सा था, इसको नोट कर लीजिएगा। व्यापार विवाद अधिनियम, व्यापार विवाद अधिनियम 1829। व्यापार विवाद अधिनियम 1829। व्यापार विवाद अधिनियम 1829। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इसको बस नोट करते चलिएगा। सबसे पहले है नियोक्ता, नियोक्ता कौमा कर्मचारियों, नियोक्ता कौमा कर्मचारियों और यूनियनों, यूनियनों या ब्रैकेट में लिख सकते हैं कर्मचारी संघ। नियोक्ता कर्मचारियों और यूनियनों ब्रैकेट में लिख सकते हैं कर्मचारी संघ के मध्य संबंधों को विनियमित किया गया। नियोक्ता कर्मचारियों और यूनियनों के मध्य संबंधों को विनियमित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हड़ताल, हड़ताल, हड़ताल किसका अधिकार है, यूनियनों का अधिकार है। हड़ताल और तालाबंदी, तालाबंदी ये किसका अधिकार है, नियोक्ता या फिर उद्योगों का अधिकार है कि वो अपना बिजनेस बंद कर सकते हैं। हड़ताल और तालाबंदी को विनियमित किया गया। हड़ताल और तालाबंदी को विनियमित किया गया। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे 1829 के प्रावधानों में। ठीक, 1829 का प्रावधान क्या है, व्यापार विवाद अधिनियम। इसमें क्या बताया गया कि विवाद, विवाद किनके बीच हो, या आपके उद्योग और कर्मचारियों के बीच हो, या कर्मचारियों और उद्योगी आपके यूनियनों के बीच हो, या इनमें से इन तीन पार्टी में से किसी के भी बीच अगर कोई भी विवाद होता है उसका निपटारा कैसे किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है 1829 के अधिनियम में। ये अधिनियम हमें और भी डिटेल में पढ़ना है, इसके बारे में एक पूरी क्लास होगी। ठीक है, पूरी क्लास न कहें कि एक पूरा टॉपिक है, आगे किसी क्लास में हमको सॉरी 3rd नंबर का जो पॉइंट है आपके सिलेबस का, उसके अंदर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल मिलेगा। ठीक, तो ये जितने प्रावधान थे किस समय के थे, ब्रिटिश राज में श्रम कानून के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं भारत में आजादी के बाद लागू श्रम कानून। भारत में आजादी के बाद लागू श्रम कानून। भारत में आजादी के बाद लागू श्रम कानून। ठीक, ये कौन सा सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उसमें सबसे पहले था श्रम कानून। उसमें दो पार्ट हमने डिवाइड किया था, एक था ब्रिटेन में श्रम कानून, दूसरा था भारत में श्रम कानून। भारत में श्रम कानून के अंदर फिर आपने दो पार्ट डिवाइड किया था, एक था ब्रिटिश राज में और दूसरा था आजादी के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आजादी के बाद वाले जो कानून है उनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहला इसमें जो कानून है उसके बारे में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला कानून था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं, इनको नोट कीजिएगा। इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य औद्योगिक शांति,
इसका उद्देश्य औद्योगिक शांति, सद्भाव और उद्योगों के विकास हेतु कार्य करना था। इसका उद्देश्य औद्योगिक शांति, सद्भाव और उद्योगों के विकास हेतु कार्य करना था। इसका उद्देश्य औद्योगिक शांति, सद्भाव और उद्योगों के विकास हेतु कार्य करना था। नेक्स्ट पॉइंट, विवादों के समाधान हेतु, विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता, विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता और अधिनिर्णय, अधिनिर्णय, विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता और अधिनिर्णय का प्रावधान किया गया। ठीक, इसमें जिन इन तीनों पार्टीज में से किसी के भी बीच अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस विवाद को किसी दूसरे पार्टी को दिया जाएगा कि वो यहाँ पे एक निरपेक्ष रूप से डिस्कशन कर सके और निरपेक्ष रूप से फैसला कर सके। ठीक है, तो मध्यस्थता से संबंधित प्रावधान 1947 में लागू कर दिए गए थे। नेक्स्ट जो कानून है वो है आपका 1948 में, 1948 कारखाना अधिनियम 1948। 1948 में जो कानून आया उसको कहा गया कारखाना अधिनियम 1948। इसमें नोट कर लीजिएगा, कार्य के घंटे या कार्य की अवधि, कार्य के घंटे या कार्य की अवधि, कॉमा, सुरक्षा, कार्य के घंटे, कॉमा, सुरक्षा और महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान किए गए, और महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान किए गए। ठीक, ये जो एक्ट है कारखाना अधिनियम 1948, इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। ठीक है, फिलहाल सिर्फ यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं कि कौन कौन से कानून जो है भारत में आजादी के बाद लागू हुए थे। ठीक, नेक्स्ट जो कानून था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। पहला कानून था 1947 में, दूसरा कानून था 1948 में, तीसरा कानून भी 1948 में है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको नोट कीजिएगा। सबसे पहला है कुशल और अकुशल श्रमिकों को, कुशल और अकुशल श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली कुशल और अकुशल श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी से संबंधित प्रावधान, न्यूनतम मजदूरी से संबंधित प्रावधान, कुशल और अकुशल श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट पॉइंट है इस कानून का उद्देश्य, इस कानून का उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक शोषण से बचाना, इस कानून का उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक शोषण से बचाना और कार्य के अनुपात में मजदूरी, कार्य के अनुपात में मजदूरी
दिलाना था। इस कानून का उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक शोषण से बचाना और कार्य के अनुपात में मजदूरी दिलाना था। ठीक, ये कब आया? ये भी 1948 में ही आया। उसके बाद में 1948 के बाद में नेक्स्ट कानून है प्रसूति लाभ अधिनियम। प्रसूति लाभ अधिनियम 1961। प्रसूति लाभ अधिनियम 1961। ठीक, इसके बारे में बस एक पॉइंट नोट कीजिएगा। गर्भवती महिलाओं को या इसको नोट कीजिएगा, गर्भवती श्रमिकों को गर्भावस्था के दौरान गर्भवती श्रमिकों को गर्भावस्था के दौरान वैतनिक अवकाश, पेड लीव, वैतनिक अवकाश से संबंधित था। यह कानून किससे संबंधित था? श्रमिक महिलाएं जो कि गर्भवती हैं, गर्भावस्था के दौरान उनको पेड लीव या वैतनिक अवकाश से संबंधित था यह कानून। ठीक, नेक्स्ट बोनस संदाय अधिनियम 1965। बोनस संदाय अधिनियम 1965। बोनस संदाय, बोनस दिए जाने से संबंधित है। बोनस संदाय अधिनियम 1965। ठीक, इसमें ये डिटेल में चर्चा होगी इसके बारे में। ठीक, अगला जो कानून है उसको नोट कीजिएगा, बोनस संदाय अधिनियम 1965। उसके बाद में है ठेका श्रम अधिनियम, ठेकेदारी के बारे में है। ठेका श्रम अधिनियम 1970। ठेका श्रम अधिनियम 1970। नेक्स्ट कानून है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इन सभी कानून की चर्चा डिटेल में होने वाली है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। किसी का कुछ छूट गया होगा तो स्पेस छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। और उसके बाद में है बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। ठीक, आपने क्या क्या कानून नोट किए हैं सिर्फ उनके बारे में देखिएगा। सबसे पहले था 1947 में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। उसके बाद में 1948 में दो कानून है, कारखाना अधिनियम 1948 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। उसके बाद में प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, फिर बोनस संदाय अधिनियम 1965। उसके बाद में ठेका श्रम अधिनियम 1970। उसके बाद में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और लास्ट है बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986। ठीक, यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल क्विक रिवीजन करना हो अगर, और ये देखना हो कि कम एफर्ट लगा के कौन सी चीज आपको ज्यादा एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप कानून का नाम और उसका ईयर पढ़ के जाएंगे तो भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ इन कानून के वर्ष से संबंधित होंगे। उसके अंदर जितने प्रावधान है वो एक मॉडरेट लेवल का प्रश्न बनेगा, लेकिन इजी लेवल के जो प्रश्न है, जो 2-3 प्रश्न है, वो इनके ईयर से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए भारत में जो हमने श्रम कानून की चर्चा की थी, इतिहास के बारे में जो चर्चा कर रहे थे वो लगभग यहां तक था। ठीक, तो
आपके लेबर इंस्पेक्टर के सिलेबस का सबसे पहला पॉइंट है श्रम कानूनों का इतिहास। उसको हमने देखा ब्रिटेन में और भारत में, ये इतिहास से ही संबंधित था। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सिलेबस में वो है श्रम कानूनों से संबंधित प्रावधान आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में श्रम कानूनों से संबंधित प्रावधान। ठीक, अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो बताइएगा, वरना ये नया टॉपिक है, इसको शुरू करते हैं। ब्रेक? ठीक, 9:40 होने वाला है, 9:50 को शुरू करें।